ज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिः नमोऽस्तु ते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तु ते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिः नमोऽस्तु ते। आदरणीय भाई जी ब्रह्मदेव शर्मा जी, ये जो ट्रस्ट है भावरव देव सेवा न्यास, वास्तव में उसके प्रेरक रहे और विद्या भारती के मूल आधार। और हमारा ये जो विद्यालय भावरव देव सेवा न्यास, ये आपकी प्रेरणा का ही परिणाम है। आपकी बड़ी मेहनत इसमें रही, आपकी प्रेरणा से ये सारा बना। और ये जो हॉल में आप सब बैठे हैं, ये हॉल भी आपकी प्रेरणा के स्वरूप ही हमने बनवाया था। आपकी बड़ी इच्छा थी एक विशाल कक्ष विद्यालय में बने, इसमें प्रार्थना अनेक सभाएं होती रहें, तो आपकी प्रेरणा से ये हॉल हम बनवा पाए। आज इस हॉल में प्रथम बार भाई जी का प्रवेश हुआ है। तालियां बजा के उनका सब स्वागत करें। आज पहली बार भाई जी आए इस हॉल में। मंचासीन अतिथियों का स्वागत सत्कार जैसी हमारी परंपरा है। मैं सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय आलोक जी हैं, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे न्यास के कोषाध्यक्ष श्री रामोतार किला जी को। और इस विद्यालय के पहले प्रबंधक थे, अब सरस्वती बालिका विद्यालय के चेयरमैन हैं माननीय रमन चावला जी, वो आए। और अजय अग्रवाल जी, हम यहाँ न्यास के द्वारा प्रकल्प लिया है हमने समर्थ भारत के अंतर्गत स्किल सेंटर बनाने का, तो अजय अग्रवाल जी उसमें हमारे संयोजक के रूप में सारा कार्य कर रहे हैं। आप तीनों से प्रार्थना है आप आएँ और भाई साहब का स्वागत करें। माननीय आलोक जी से हम सबका वैसे तो परिचय है। आप बागपत में बड़ौत स्थान है, वहाँ पर आपका जन्म हुआ। बाल्यकाल में सारी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, वहीं संघ के संपर्क में आए। मेरठ में आकर के आपने अपना उच्च शिक्षा ग्रहण करी और उसके बाद संघ के संपर्क में आने के बाद वहीं से आपका प्रचारक जीवन हुआ प्रारंभ। और हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक भी आप रहे, उसके बाद अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख थे। वर्तमान में आप सह सरकारवा के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय आलोक जी, आज के इस कार्यक्रम में जो संप्रति मंच पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हम सबके मध्य विराजमान हैं, ऐसे माननीय महेश गुप्ता जी, मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। प्रमोद शर्मा जी अध्यक्ष हैं भारत विकास परिषद स्वर्णिम के। श्री प्रवीण शर्मा जी, ये भारतीय धरोहर यहाँ ओपीडी चलती है आयुर्वेद की, उसके आप संचालक हैं प्रवीण शर्मा जी। और आदरणीय महेश सक्सेना जी नोएडा में एक लोकमंच बहुत प्रभावी संस्था है, उसके आप महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। नोएडा के अनेक सामाजिक कार्य, 3 विद्यालय भी चला रहे हैं, शमशान भूमि की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं महेश सक्सेना जी कर रहे हैं। तो मैं तीनों से निवेदन करूँगा आएँ और भाई साहब का स्वागत करें। वैसे तो हम नोएडा के निवासी कैन टारो से परिचित हैं। कैन टारो ऐसा माध्यम है जिसके कारण से आरओ व्यवसाय का पूरा भारतीयकरण हुआ और भाई साहब बिल्कुल प्योर मैन ऑफ द प्योर वाटर, इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में आपको प्रसिद्धि मिली है। कैन टारो के साथ साथ भाई साहब ने अनेक स्वदेशी बहुत सारी चीज़ों का स्वदेशीकरण किया हुआ है। आज फैन इंडस्ट्री में कूल के नाम से आपका आ रहा है फैन, जो इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी करता है और बहुत डेकोरेटिव भी है। ऐसे होम अप्लायंसेज में आपका बहुत बड़ा काम है
और भाई साहब के सामाजिक क्षेत्र में श्री श्री रविशंकर जी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से आप वन ऑफ द ट्रस्टी हैं। और हमारा एक प्रकल्प दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति परखम में हम लगभग 300 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गौ अनुसंधान पर, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पर एक यूनिवर्सिटी इसको ला रहे हैं। उस प्रकल्प के भी आप माननीय अध्यक्ष हैं। ऐसे हमारे महेश गुप्ता जी कैंट के CMD। स्वागत की कड़ी में अगला श्री ओमन कुमार जी। ओमन कुमार जी हमारे आज के सेवा सम्मान प्राप्त करने वाले हमारे वैज्ञानिक हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं संजय झिंदल जी। संजय झिंदल जी एक प्रकल्प हमारे यहाँ चल रहा है, संजय झिंदल मंगलमय प्रभात। श्री DP गोयल जी, श्री राम मित्र मंडल, सुनील गोयल जी, श्री राम DP गोयल जी हमारे श्री राम मित्र मंडल, यहाँ एक भव्य रामलीला होती है उसके अध्यक्ष हैं। सुनील जी हमारे, और सोनाल गुप्ता जी। सुनील जी सोपेरा स्टीरिया के CMD हैं। और हमारा सेवा का एक प्रकल्प चलता है खोड़ा में, AC रिपेयरिंग का हम स्किल सेंटर चलाते हैं। उसकी सारी फंडिंग ये सुनील जी के माध्यम से हमें होती है। और सोनाल जी हमारे समर्थ भारत ऐसा प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट का, उसका सारा संचालन करते हैं। ओमान जी का मैं परिचय जब सम्मान कराएंगे उस समय दूंगा। अगली स्वागत की घड़ी में अगला सम्मान श्री अमरनाथ जी तमिलनाडु से हैं, हमारे सेवावर्ती हैं। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विपिन अग्रवाल जी। विपिन अग्रवाल जी यहाँ एक्सपोर्टर हैं मेड ऑफ गारमेंट्स के बहुत बड़े, और नारायण सेवा संस्थान करके अपना चलाते हैं। हम गारमेंट्स का भी स्टिचिंग का और टेलरिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट सेवा का चलाना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट का। वो सारा संयोजन आप करेंगे। डॉक्टर कपिल त्यागी यहाँ यथार्थ हॉस्पिटल के CMD हैं। और GDA का एक हमने स्किल सेंटर शुरू किया है आपके। स्वागत की कड़ी में आज के इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष के रूप में हिमांशु सिंघल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मंच पर मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजीव गोगलानी जी। राजीव गोगलानी जी हमारा जो विश्राम सदन एम्स पर चलता है, एम्स के पास में ट्रॉमा सेंटर के बगल में है, उस सारी व्यवस्था का संचालन आप करते हैं। श्री दिनेश गोयल जी हमारे महानगर संघचालक हैं, माननीय संघचालक हैं। और इस सारे कार्यक्रम की व्यवस्था में भी आपका योगदान रहा है, वो भी आए। हिमांशु जी का मैं परिचय दूं। आज का AI का आजकल बड़ा जोर चल रहा है, और AI बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं इनमॉर्फिस के नाम से। देश की और प्रदेश की कोई भी बड़ी कंपनी ऐसी नहीं है जो आपसे ये सॉफ्टवेयर ना लेती हो। 600 इंजीनियर आपके अंडर में काम कर रहे हैं। नोएडा का बड़ा सौभाग्य, ऐसी विभूतियाँ अभी नोएडा में अपने व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। हिमांशु जी हमसे जुड़े हैं, और यहाँ जो हम स्किल डेवलपमेंट का जो काम करने वाले हैं उसमें हिमांशु जी ने कहा कि जितना भी सहयोग होगा सारा सहयोग हम लोग करेंगे बड़ी टीम के द्वारा। तो एक इस तरह का एक व्यक्तित्व हम सबको मिला है, और नोएडा का बड़ा धन्य भाग है कि हिमांशु जैसे यंग एंटरप्रेन्योर नोएडा में हम सबको जुड़ते जा रहे हैं। एक परिचय, हम स्वागत की परंपरा में अपने न्यास के जो अधिकारी हैं वो सामान्यतः मना करते हैं कि उनका स्वागत ना किया जाए, लेकिन आप सबसे उनका परिचय जरूर हो। मंच पर न्यास के अध्यक्ष के रूप में सबसे दाईं ओर जो विभूति विराजमान है, आदरणीय CA ओम प्रकाश गोयल जी। ओम प्रकाश गोयल जी प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अनेक कंपनियों में आपने अपनी सेवा प्रदान की, और अंत में JK पेपर मिल में बहुत लंबा अंतराल, और JK पेपर मिल में रह कर के आपने अनेक उनके संस्थानों की सेवा करी, और JK पेपर मिल से 74 साल की उम्र में आप
एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ से रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के तुरंत बाद समाज को पूरा समय न्यास के रूप में आपने देने का अपना व्रत बनाया और बहुत सक्रिय, जहाँ आप कहें वहाँ हाजिर, जहाँ चाह वहाँ उपस्थिति आपकी रहती है। न्यास ने अभी जब देहरादून में मसूरी देहरादून ऋषिकेश में विश्राम सदन का निर्माण किया तो बात थी कि इसका सुपरविजन कौन करेगा। तो भाई साहब मुझे याद है हर सप्ताह वहाँ पर एक विजिट के लिए ज़रूर जाते थे। नोएडा से ऋषिकेश जाना आना, अगर रुकने की आवश्यकता है तो भाई साहब वहाँ रुकते भी थे। हमारे विद्यालय के प्रारंभ से ही आप संरक्षक रहे हैं, अभी बालिका विद्यालय के आप संरक्षक हैं। तो नोएडा में भी जब हमने चाहा वहाँ हमें भाई साहब का आशीर्वाद मिला। तो नोएडा की अनेक गतिविधियों से भी आप लगातार सक्रियता से जुड़ रहे। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ न्यास के परिचय के लिए आदरणीय संजय कृपाल जी इस विद्यालय के बनवाने में जो भूमिका थी आपके पिताश्री की थी, उन्होंने ये सारी ज़मीन दिलवाई, उनके निर्देशन में ये सारा निर्माण हुआ। अभी भी हम जब बात कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट की, तो कारपेंट्री के लिए स्किल डेवलपमेंट का पूरा सेंटर डेवलप करने के लिए आदरणीय संजय जी ने कहा कि जो पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा और इसमें जो लोग प्रशिक्षित होकर जो विद्यार्थी निकलेंगे 100% उनकी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी संजय जी ने दी है। संजय जी का बैकग्राउंड मैं बताता हूँ, आप लकड़ी का इंपोर्ट करते हैं और फर्नीचर का एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 2000 कर्मचारी आपके यहाँ काम करते हैं। तो हमें लगता है इस कार्य में आपका निश्चित रूप से हमें सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हम न्यास के बारे में एक वीडियो देखेंगे, आदरणीय विनीत जी चलाएंगे। महान विचारक एवं चिंतक श्रद्धेय मुरलीधर दत्तात्रेय देवरस उपाख्य भाऊराव देवरस जी की स्मृति में 29 दिसंबर 1993 को भाऊराव देवरस सेवा न्यास की स्थापना की गई। इसके संस्थापक अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। समाज के निर्धन एवं उपेक्षित वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हुए भाऊराव देवरस सेवा न्यास के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। वर्ष 1993 में लखनऊ में एक मोबाइल चिकित्सालय से प्रारंभ होने वाली इस यात्रा ने पिछले 32 वर्षों में देश के 8 राज्यों में अपने 19 प्रकल्पों के माध्यम से अभी तक 96 लाख से अधिक लोगों के जीवन को सेवा के माध्यम से स्पर्श किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में न्यास अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश के 6 बड़े रेफरल अस्पतालों के निकट अल्प आय वर्ग के रोगियों एवं उनके सहायकों को रहने के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था करता है। हमारे इन विश्राम सदनों में प्रतिदिन गंभीर रोग से ग्रसित 2500 से अधिक रोगी अथवा उनके परिचारक रहते हैं। ये 6 विश्राम सदन एम्स नई दिल्ली, एम्स झज्जर, SGPGI लखनऊ, KGMU लखनऊ, IGIMS पटना और एम्स ऋषिकेश के निकट कार्यरत है। न्यास का 6वां विश्राम सदन एम्स ऋषिकेश के निकट निर्मित हुआ था। स्वास्थ्य के ही क्षेत्र में न्यास अपने 2 अस्पतालों और सचल चिकित्सालयों के माध्यम से लखनऊ और उसके निकट प्रतिदिन लगभग 60 रोगियों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराता है। इन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से अब तक कुल 9,25,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में हमने कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर एक बड़ा प्रयोग प्रयागराज कुंभ 2019 में नेत्र कुंभ के नाम से आयोजित किया था। इसमें लगभग 2 लाख तीर्थयात्रियों का नेत्र परीक्षण करके 1.5 लाख निशुल्क चश्मों का वितरण किया गया। ऐसा ही आयोजन वर्ष 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में भी आयोजित हुआ था। न्यास द्वारा 2 नेत्र चिकित्सालय लखनऊ में देवड़े नेत्र चिकित्सालय और तीर्थ नगरी अयोध्या में अशोक सिंघल नेत्र चिकित्सा संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से हम प्रतिदिन 60 से 70 उपनेत्र चश्मे न्यूनतम शुल्क में और कुछ उपनेत्र निशुल्क भी प्रदान करते हैं। अभी तक लगभग 1,35,000 रोगी हमारी इन सेवाओं का लाभ ले चुके हैं। अक्षय सेवा प्रकल्प। न्यास के अक्षय सेवा प्रकल्प के माध्यम से हम दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों के सामने लगभग 1500 से 2000 रोगी और उनके परिवारजनों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन कराते हैं।
इसके द्वारा अभी तक लगभग 69 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया जा चुका है। कुल 11 विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण कर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं या उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं। वनवासी, पूर्वांचल और जम्मू कश्मीर आदि के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हम भाऊराव देवरा स्मृति छात्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं। अब तक 2344 विद्यार्थियों को लगभग 1.26 करोड़ रुपए का सहयोग किया जा चुका है। स्वावलंबन के क्षेत्र में न्यास के प्रयास, देश के युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मिले, इसके लिए न्यास समर्थ भारत के नाम से 7 राज्यों में 43 केंद्रों पर 17 से अधिक विधाओं के स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाता है। अब तक 8232 बालक बालिकाओं को ये प्रकल्प स्वावलंबी बना चुका है। निकट भविष्य में 11 राज्यों में 47 केंद्रों के माध्यम से 18 विधाओं का प्रशिक्षण देने की योजना है। दिल्ली में CDC करियर डेवलपमेंट सेंटर्स के माध्यम से विभिन्न कॉलेजों में वर्तमान में 54 सेंटर चल रहे हैं, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। विचार प्रबोधन में न्यास, समाज के प्रबुद्ध जनों के बीच राष्ट्रवादी विचार प्रबल हो, इसके लिए हम मासिक एवं अर्धवार्षिक पत्रिका प्रकाशित करते हैं। साथ ही प्रतिवर्ष एक व्याख्यान माला का आयोजन भी न्यास करता है। अब तक 32 व्याख्यान हो चुके हैं। 32वीं व्याख्यान माला का आयोजन 13 सितंबर 2025 को दिल्ली के चिन्मय मिशन सभागार लोधी रोड में हुआ था। युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष 6 से 7 साहित्यकारों का सम्मान न्यास द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा अभी तक 197 युवा साहित्यकारों को सम्मानित किया जा चुका है। सेवाभावी लोग समाज के सामने आए और समाज उनसे प्रेरणा प्राप्त करे, इसके लिए न्यास प्रतिवर्ष 2 सेवावृत्तियों का सम्मान करता है। अब तक देश के सभी प्रांतों से 60 व्यक्तियों और संस्थाओं का सम्मान न्यास ने किया है। वर्ष 2025-26 के लिए 19 अप्रैल 2026 को नोएडा में 2 और सेवावृत्तियों का सम्मान करने की न्यास की योजना है। प्राचीन भारतीय जीवन और समाज दर्शन व उसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता की दृष्टि से इंडिक स्टडीज के लिए एक थिंक टैंक की भारतीय संस्कृति अध्ययन केंद्र के नाम से न्यास द्वारा स्थापना की गई है। न्यास के प्रकल्पों के लिए आगामी नए भवन निर्माण, लखनऊ में बालिकाओं का एक छात्रावास, इस भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अयोध्या में अशोक सिंघल स्मृति नेत्र चिकित्सालय का बड़ा भवन, इनके साथ ही 4 और भवनों का निर्माण आगामी योजना में है। ये हैं लखनऊ में कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एवं अस्पताल के निकट विश्राम सदन किच्छा, उत्तराखंड में निर्माणाधीन एम्स के निकट विश्राम सदन और ऋषिकेश में माधव सेवा विश्राम सदन के निकट मुमुक्षु आश्रम या प्रशामक केंद्र। लखनऊ में स्थित माधव सेवा आश्रम के साथ वाली भूमि पर ही एक और भवन का निर्माण कर सदन का विस्तार करने की भी योजना है। इन निर्माण कार्यों के लिए न्यास आप सभी से सहयोग करने का आह्वान करता है। भाऊराव देवरा सेवा न्यास ऐसे सुधी जनों को आमंत्रित करता है जो स्वामी विवेकानंद के ध्येय वाक्य नर सेवा नारायण सेवा के अनुरूप तन मन धन से सहयोग करना चाहते हैं। न्यास से जुड़कर आप हमारे इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग भी कर सकते हैं। दान की राशि 80G एवं 12 AA के अंतर्गत आयकर मुक्त रहेगी। हमारी बैंक डिटेल इस प्रकार है। न्यास CSR और FCRA में भी पंजीकृत है और इन माध्यमों से भी दान प्राप्त कर सकता है। जैसा कि अभी आपने एक डिटेल वीडियो देखा और न्यास की सभी गतिविधियों से आपका परिचय अभी यहाँ हुआ, एक छोटे से सकल चिकित्सा वैन के माध्यम से प्रारंभ किया गया कार्य आज अपना एक वट वृक्ष के रूप में अपना एक स्थान पूरे देश में रखता है और अनेकों योजनाएं जैसे आपने भी देखा न्यास के अंतर्गत इस समय सुचारू रूप से चल रही हैं।
न्यास के जिनके नाम पर ये न्यास का नाम रखा गया, भावराव जी, जैसा आपको बताया अभी कि वो एक बहुत बड़े चिंतक भी थे, विचारक भी थे, और उनकी एक चिंता थी कि समाज के उपेक्षित एवं वंचित वर्ग के लिए कहीं ना कहीं हम लोग कुछ कार्य करते रहें, ऐसा उनका एक भाव बढ़ाने के लिए न्यास की स्थापना, जैसा बताया कि अभी 1993 में उस समय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी अध्यक्षता में इस न्यास का गठन हुआ और उस कार्य को प्रारंभ किया गया। आज न्यास सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक समग्र कार्य कर रहा है। साथ ही साथ न्यास अपने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, जैसा भी आपने देखा कि इन सब क्षेत्रों में देश के बहुत सारे प्रांतों में अपना कार्य इस समय न्यास द्वारा विस्तारित किया जा चुका है। न्यास की सबसे महत्वपूर्ण योजना जो इस समय है वो, जैसा कि अभी न्यास देश के 6 प्रतिष्ठित चिकित्सालयों के समीप रोगियों के परिचायकों के रहने के लिए विश्राम सदन बनाया है और उसमें करीब 2800 बेड के माध्यम से न्यूनतम शुल्क लेकर उनको रहने और खाने की व्यवस्था न्यास के द्वारा की जा रही है। उसका और अधिक विस्तार हो, इस दृष्टि से इसी वर्ष 2 नए विश्राम सदन, एक जैसा बताया बाबू कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में एवं किच्छा के ऋषिकेश वाले एम्स किच्छा में एक विश्राम सदन की स्थापना इसी वर्ष प्रारंभ करने की न्यास की योजना है। साथ ही साथ लखनऊ में जो अपना पुराना सबसे पहला विश्राम सदन है, माधव सेवा विश्राम सदन, उसके बराबर में भी एक डुप्लीकेट नया और आधुनिक विश्राम सदन न्यास के द्वारा शीघ्र ही बनाया जाएगा। इसके अलावा ऋषिकेश में सदन के समीप, ऋषिकेश देवभूमि है, ऋषिकेश में आकर आदमी कोई भी रोगी हो तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसी जगह महसूस करता है कि वास्तव में वो कहीं भगवान के ही समीप है। लेकिन किंतु बहुत समय ऐसा होता है कि एक ऐसा लाइलाज बीमारी हो जाती है, कैंसर का अंतिम स्टेज हो जाती है, कुछ और बीमारियां हो जाती हैं, वृद्ध अवस्था की भी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में कई बार परिवारजन भी उतनी सेवा नहीं कर पाते, तो ऐसे में एक न्यास के द्वारा एक पैलिएटिव केयर यूनिट यानी उसका एक स्थापना करने की वहाँ पर एक ऋषिकेश में एक अभी हमारा आगामी कार्यक्रम में हमने लिया है कि ताकि वहाँ वो लोग सम्मानपूर्वक रहकर अपनी जीवन के जो भी उनका समय है वो बिना कष्ट के और एक सम्मानपूर्वक रहकर वहाँ व्यतीत कर सकें, ऐसी न्यास की आगामी योजना है। जैसा भी बताया गया कि समर्थ भारत भी न्यास की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और अभी हम 7 प्रांतों में उसके माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं और करीब करीब 21 स्किल डेवलपमेंट 21 क्षेत्रों में हम लोग स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कारपेंट्री है और बहुत सारे काम हैं। उसमें अभी एक GDA का जो हम लोगों ने लिया है उसकी एक यूनिट इसी माह में नोएडा में प्रारंभ की जाएगी, जिसकी योजना भी पिछले दिनों बैठकर बनी है, ताकि जो भी लोग हैं जिनको घरों पर इस तरीके की सुविधा नहीं मिल पाती है और उनको कोई भी नर्सिंग केयर नहीं मिल पाती है, उनके लिए लोगों को प्रशिक्षित करें, ऐसी भी न्यास की आगामी योजनाएं हैं और इस कार्य को हम शीघ्र ही और प्रदेशों तक भी ले जाने का हमारी योजना है। न्यास को जैसा भी बताया गया कि न्यास को और आगे कार्य विस्तार हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से न्यास को समर्पित कार्यकर्ताओं की एक आवश्यकता है, जिसके लिए मैं आज आप सभी का आह्वान करता हूं। साथ ही साथ मैं यहाँ बैठे सभी सुधीजनों से निवेदन करता हूं कि न्यास के इस कार्य में वो भी अपनी भागीदारी करें और न्यास के, जैसा कि न्यास का स्लोगन है नर सेवा नारायण सेवा, उसमें अपना योगदान देकर वो भी पुण्य के भागीदार बने और न्यास भविष्य में और अधिक विस्तार हो सके, न्यास और अधिक सेवाएं सबको दे सके, सभी क्षेत्रों में कार्य करे। इसके लिए आप सभी का योगदान अपेक्षित है। धन्यवाद। आज इस सभागार में कुछ परिचय मैं आपसे करा रहा हूँ। अभी ललित बिहारी जी हमारे अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य विद्या भारती के, आप पूर्व में अखिल भारतीय मंत्री थे आप,
और एक अभिलेखागार, बहुत सारे ग्रंथों का संग्रह और उनका उपयोग। इस अभिलेखागार को जो बना रहे हैं उस टोली में भी आप हैं। सौभाग्य की बात है, आज हमारे कई संघचालक, आदरणीय कैलाश जी गाजीपुर विभाग संचालक, उनका भी आज हमें आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे ही अपना ही गौतम बुद्ध नगर विभाग है, इसके माननीय संचालक सुशील जी अग्रवाल, अपने नोएडा के महानगर संघचालक श्री दिनेश जी गोयल, ऐसे ही ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिला के संचालक ऐसे नौरंग जी, आदरणीय नौरंग जी पीछे बैठे। अनेक गणमान्य महानुभाव भी आज के इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री राजीव सिंह जी, आप एसपी इंटेलिजेंस हैं, यहाँ नोएडा में ही कार्यरत हैं, नोएडा कमिश्नरेट में, आप भी आज उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। श्री महेश चौहान जी, आप नोएडा महानगर के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत। ऐसे इसी कड़ी में बहन बिमला बाथम जी, आप पूर्व में महिला आयोग उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, यहाँ की विधायिका भी रही हैं, आपका भी स्वागत। कैप्टन विकास गुप्ता जी, आप केंद्रीय कृषि परिषद के आप माननीय अध्यक्ष हैं और मानद मुख्य मंत्री का भी आपका दायित्व रहता है, तो आप भी आज यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत की मैं कड़ी, सम्मान की कड़ी प्रारंभ करूं, उससे पूर्व एक गीत राजीव जी। हम सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है, निश्चित कर्म हमारा है। जिसने सेवा धर्म निभाया, नर में नारायण देखा, वही महामानव देखेगा हर मानव में प्रभु रेखा। एक ब्रह्म है पिता सभी का, एक ब्रह्म है पिता सभी का, निर्मित यह जग सारा है, दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है, निश्चित कर्म हमारा है। सबको मिले जीविका जग में, भूखा सोए जीव नहीं, सभी करें श्रम संयम साहस, अपनाए तरकीब यही। सब समान हो सब महान हो, सब समान हो सब महान हो, यह हमने स्वीकारा है, दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है, निश्चित कर्म हमारा है। शिक्षा की सुविधा हो सबको, चिकित्सा में कोई भेद ना हो, अपना अपना कर्म करें सब, पछतावा या खेद न हो। स्वस्थ सुखी सानंद रहें सब, स्वस्थ सुखी सानंद रहें सब, यह अभियान हमारा है, दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है, निश्चित कर्म हमारा है। हम सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है, निश्चित कर्म हमारा है। स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के स्वागत अध्यक्ष हिमांशु जी, आएँ और स्वागत भाषण। आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष समाज सेवी श्री महेश गुप्ता जी, न्यास के अध्यक्ष के रूप में श्री ओम प्रकाश गोयल जी, जिन महानुभावों के सम्मान हेतु आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, ऐसी जैविक खेती में
विशेषज्ञ तमिलनाडु के नमक्कल जिले के राशीपुरम शहर से आए श्री अमरनाथ जी, और केरल में पट्टनमथिट्टा जिले के तिरुवल्ला से आए श्री ओमन कुमार जी। आप सभी महानुभावों का मैं न्यास की ओर से इस सेवा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। न्यास के सभी उपस्थित पदाधिकारीगण एवं सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं हिमांशु सिंगल बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर, बाल मंदिर हापुड़ के प्रांगणों में एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के संघ शिविरों में देशभक्ति गीत गाता आया हूँ। मेरा न्यास से परिचय श्री संजय कृपाल जी के माध्यम से हुआ और उनसे बातचीत करते हुए विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली। ध्यान में आया कि न्यास द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्यंत उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। इन सेवा कार्यों में मैं अत्यंत प्रभावशाली हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज न्यास को खुद और अधिक जानकारी जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं न्यास के पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस भाव कार्यक्रम में साक्षी बनने एवं वर्तमान समय में अति आवश्यक जैविक खेती के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में अपना जीवन लगा रहे ऐसे दो महानुभावों का स्वागत और सम्मान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं भावराव देवरस सेवा न्यास से जुड़कर मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं एंड भविष्य में भी न्यास के प्रति तन मन धन से संपूर्ण समर्पित रहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा से देशभक्ति गीत गाता आया, अंत में मैं दो पंक्ति बोलकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। इसी के साथ आप सबका स्वागत एंड बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी। हम सबका धीरे धीरे आपसे परिचय भी गाढ़ा होगा तो आपकी समाज सेवा की गति भी गाढ़ी होगी। न्यास का यह 31वां सेवा सम्मान समारोह है, जैसा संजय कृपाल जी ने बताया। इस सेवा सम्मान के लिए न्यास पूरे साल मेहनत करता है, तमाम सारे अखबारों में ऐड देता है, पत्रकारों में ऐड देता है और सर्वप्रथम उसका चुनाव करता है विषय का कि इस बार किस विषय पर सम्मान देना है। और इस बार परम सौभाग्य की बात है कि गाय और गाय से संबंधित विषयों पर, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती बिना गाय के गोबर के और मूत्र के संभव नहीं है, उस विषय में प्रयोगात्मक वैज्ञानिकों का सम्मान। ये दोनों वैज्ञानिक एकेडमिक नहीं है, प्रयोगात्मक है, जिन्होंने धरती से जुड़ करके प्रयोग किए हैं। ऐसे पहले सम्मान की कड़ी में मैं सम्मान के लिए श्रीमती सुमन गुप्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री अमरनाथ जी का स्वागत प्रशस्ति पत्र पढ़ें। अमरनाथ जी, आपका मुख्य प्रयास प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का होता है। दो विभिन्न फसलों को इकट्ठे जगह उगाने का चुनाव और पानी की उचित और संतुलित मात्रा में संरक्षण करने का प्रयास, साथ में जल में उपयोग द्वारा आप अच्छी फसल के साथ भी करते हैं। आपका लक्ष्य है भूमि में जैविक कार्बन को 2 से 3% तक बढ़ाना। आपने अनेकों किसानों को इन पद्धतियों का प्रशिक्षण दे करके जैविक खेती की ओर अग्रसर किया है। आपने ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने प्रयासों की जानकारी विभिन्न किसानों से साझा की है। प्रियंका सिंह जी आ रहे हैं, शंभुदयाल डिग्री कॉलेज में आप प्रवक्ता हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। उनका प्रशस्ति पत्र। सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। परम आदरणीय श्री अमरनाथ जी के कर कमलों में सादर अभिनंदन पत्र। कृषि सेवा वैज्ञानिक, प्रगतिशील, गतिमान, सजग राष्ट्र कल्याण हित अमरनाथ का मान। श्री अमरनाथ जी का व्यक्तित्व सेवा, समर्पण एवं राष्ट्र भावना का सजीव उदाहरण है। 23 जून 1985 को जन्मे आप श्री सेन गोट्टुवे एवं श्रीमती कुमुदा जी के सुपुत्र हैं। आपने तिरुवल्लुवर इंजीनियरिंग कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अन्ना विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अर्जित की।
वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर तमिलनाडु में प्रांत गृह विकास सह संयोजक के दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व की सुदृढ़ आधारशिला है आपकी धर्मपत्नी श्रीमती दिव्या एवं सुपुत्री धावी, जिनकी उम्र 9 वर्ष है, आपके सेवा संकल्प के सहयात्री हैं। मान्यवर, आपका जीवन दृष्टिकोण प्राकृतिक खेती के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में समर्पित है। कृषक जीवन के दीर्घकालीन अनुभवों के आधार पर आपका यह मानना कि खेती में क्या न करना चाहिए, यह समझना अधिक आवश्यक है। इसी विचार के आधार पर आप रासायनिक खेती से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाते हुए प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। ये धरती के लाल, मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाने, न्यूनतम संसाधनों में टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को स्वावलंबी बनाने का जो अभियान आपने चलाया वह अत्यंत सराहनीय है। फसल अवशेषों के वैज्ञानिक उपयोग, भूमि की उर्वरता संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन के प्रति आपका चिंतन राष्ट्रहित में अनुकरणीय है। हे कृषि वैज्ञानिक, आपका यह दृढ़ विश्वास कि आत्मनिर्भरता ही स्वतंत्रता का आधार है, न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारतीय परंपरा, संस्कृति एवं स्वास्थ्य की रक्षा हेतु रसायन मुक्त कृषि का आपका प्रयास समाज को नई दिशा प्रदान कर रहा है। अस्तु, आपकी इस निष्ठा, सेवा भावना एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। मंगलमय प्रभु से प्रार्थना है कि आप यशस्वी एवं दीर्घजीवी हों। इति शुभम। मन से प्रार्थना कि आपका सम्मान। इसी कड़ी में दूसरे सम्मानार्थी हैं श्री ओमन कुमार जी। आप पिछले 16 वर्षों से गौ आधारित खेती पर कार्य कर रहे हैं। आपने चावल की लगभग 55 पारंपरिक किस्मों के बीजों को संरक्षित किया है। आप रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप गोवर्धन नेचुरल फार्मिंग प्रमोशन ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। आपको अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आप लगभग 600 किसानों को प्रतिवर्ष जैविक खेती का प्रशिक्षण देते हैं। उनके प्रशस्ति पत्र का वाचन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुमन गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संघ की संपर्क टोली से भी जुड़ी हुई। परम आदरणीय श्री ओमन कुमार पीजी के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। शिक्षक और प्रशिक्षक, उन्नत कृषक महान, शिक्षा सेवा राष्ट्रहित, श्री ओमन का मान। आदरणीय, लोक कल्याण की पावन भावना से अनुप्राणित सेवा को ही जीवन का परम धर्म मानने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री ओमन कुमार पीजी का इस गरिमामय मंच पर अभिनंदन करते हुए हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। मान्यवर, 28 मई 1964 को त्रिगोपाल कृष्ण पिल्लई एवं माता सरस्वती के स्नेहिल आंगन में आपका जन्म हुआ। सुसंस्कारों की अमूल्य निधि से संपन्न आपका जीवन प्रारंभ से ही सेवा, साधना और समर्पण का पर्याय बन गया। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर आपने ज्ञान और कर्म का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। हे प्रयोगधर्मी, विगत 17 वर्षों से अधिक समय से आप प्राकृतिक एवं रसायन मुक्त कृषि के क्षेत्र में सतत साधना कर रहे हैं। आपने न केवल अपने खेतों को प्रयोगशाला बनाया, अपितु उन्हें प्रेरणा स्थल भी बना दिया, जहां धान, कंद, केला एवं विविध फसलों के माध्यम से प्रकृति सम्मत खेती का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। सौहार्दवर किसान मास्टर ट्रेनिंग के रूप में 2000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित कर उनके जीवन में नवचेतना का आपने संचार किया है।
अनेक जिलों में रसायन मुक्त खेती के प्रसार, सैकड़ों प्रशिक्षण सत्रों के संचालन तथा शासकीय अशासकीय संस्थाओं के साथ समन्वय द्वारा आपने कृषि क्षेत्र में एक सशक्त जन जागरण खड़ा किया है। गोवर्धन प्रकृति कृषि प्रचार संघ के मुख्य समन्वयक एवं स्वामी पुरुषोत्तम आनंद योग अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में आपका योगदान केवल कृषि तक सीमित नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण उत्थान और जीवन मूल्यों के संवर्धन तक विस्तृत है। श्रीमन, आपका कार्य यह सिद्ध करता है, जब संकल्प दृढ़ हो, उद्देश्य लोक मंगल का हो, तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियों का सृजन कर सकता है। अस्तु, ऐसे प्रेरणा स्रोत, कर्मयोगी एवं राष्ट्र समर्पित व्यक्तित्व श्री ओमन कुमार पीजी, आपका इस पावन अवसर पर हम हृदय से अभिनंदन, वंदन और सम्मान करते हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप निरंतर स्वस्थ, प्रसन्न एवं ऊर्जावान बनकर समाज का एवं राष्ट्र की सेवा में नित्य नवीन आयाम स्थापित करते रहें। हम सम्मान में प्रशस्ति पत्र और 2,51,000 रुपये ये प्रदान न्यास करता है। एक परिचय में और करा रहा हूँ। हमारे मध्य में डॉक्टर KML पाठक जी उपस्थित हैं। आप वाइस चांसलर रहे हैं वेटरनिटी यूनिवर्सिटी के और हमारे परखम के प्रोजेक्ट से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और वृंदावन में जो गौशाला चलती है महामना मदन मोहन मालवीय जी की स्मृति में, उसका भी सारा कारोबार आप संभालते हैं। अब ये सारे जिनका हमने सम्मान किया है, उन सबका क्या रहा उनका अनुभव और हमको क्या प्रेरणा दे सकते हैं, इस कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले अमरनाथ जी को, वो आएँ और अपने जो भी सुझाव, जो उन्होंने अनुभव किया और हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कुछ सीख हमें दे सकते हैं। Namaste. I'm happy and blessed to visit and meet the brothers and sisters from the northern part of our country. So basically I'm from Tamil Nadu, and having said that, I'm very much happy and be blessed to this opportunity meet you all. So yes, I'm doing organic farming or natural farming for past 10 years. Before that I used chemicals for doing farming. So the farming is not all about, as far as my experience is concerned, it is not all about gaining things, or it is not linked to any economic improvement or something like that. It is the future and source of our nation. So yes, natural farming is the sustainability, and our nation can achieve sustainability through natural farming. So there is a set saying that our country through green revolution, due to the scarcity of food, to match the food security in 1960s, in the mid of 1960s, green revolution was introduced. But the point is, the first fertilizer company was started in India in 1906. So the intellectuals of our nation has to think why before 60 years a chemical factory was started in Tamil Nadu. Actually, a superphosphate chemical company was started there. So the natural farming, it is not that it has to be known only by the farmer community for growing crops. It has to be known or educated to every citizen of India, because it related to the health and food security of our nation. So it is not that the chemicals or the pesticides come to our country only for the business. Before 1900s, without chemicals we grown foods, and our food security is safe at the time. Now you can see a lot of diseases because of these chemicals. It is happening all around the country. So we follow, for the past 10 years, out of my experience,
So we tried what are the best practices to implement in our farm to achieve the sustainability. Three things I want to bring now. One is about the increasing the soil organic carbon of our land. So initially in 1950s, the soil organic carbon is around 1%. Now it is 0.2%. So why? Even though natural farming, the details of the natural farming was educated from 2000, why it is not expanding as expected? The reason being, by using heavy machineries, and we cannot, by using heavy machineries for plowing, and still we cannot talk about the natural farming. That is my first experience. The soil organic carbon diminishes due to the heavy plowing. So what we follow, I follow in my farm is mulching, which is covering the crop land with soil organic with biomass, so which helps or which increases the soil fertility, and without any form of external chemicals or even any natural inputs, we are able to grow a better crop. So if we can grow crops without the support of chemicals, why it is necessary? That is the one question which we have to think of. So we are spending, our country is spending a lot for the chemicals by thinking that the chemicals is required for the farming, but that is not true. The truth is, we should use mulching for covering the land, and using multi-cropping, and the fertility of the soil has to be achieved, and then the food security and health security of our nation has to be achieved through this. Thank you. धन्यवाद भाई साहब। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ओमन कुमार जी। मेरा नाम ओमन कुमार, फ्रॉम केरला। पिछले 17 साल का पहले से हम ये नेचुरल फार्मिंग मीन्स गौ आधारित प्रकृति कृषि कर रहा है। ये करने के लिए मेरा पहली गुरु मेरा माँ है। एक एक चीज़ कैसा करता है, ज़मीन में क्या है, ज़मीन कैसा है, ये पूरा टेक्नोलॉजी का वैसे नहीं है, और साधारण रीति माँ मेरे को बताया। मैं एक 8 क्लास में पढ़ने के टाइम वो खेती करने के लिए स्कूल से अवार्ड मिला। वो टाइम से हम वो खेती थोड़ा थोड़ा करता है, मगर एक 45 इयर्स बैक मेरे अकाउंट में 800 रुपीज़ बैलेंस है, वो खेती का बैलेंस है। बच्चा लोगों को दिखाता है ये 8 क्लास में पढ़ने के टाइम मेरा अकाउंट में इतना बैलेंस है, अभी का लाखों रुपए वो जैविक खेती करते हैं। उसके बाद में अपना एक आध्यात्मिक गुरु है, सदगुरु श्री माता अमृतानंदमयी देवी। अम्मा का शिक्षण में तो ये टेक्नोलॉजी तुम्हारा पास क्या है वो पूरा समाज को दे दो, उसका कल्याण के लिए दे दो, इससे बोला। इसके लिए वो अभी 30 साल से हम इसका पीछे थोड़ा काम कर रहा है। किया हुआ जन कल्याण का कोई भी कार्य वो शुरू में छोटा होगा, शायद उस समय स्वीकार नहीं कर रहे होंगे लोग, पर कभी ना कभी उसकी स्वीकार्यता बनेगी। तो जिनका हमने अभिनंदन किया वो अभिनंदन के पात्र हैं कि इस कड़ी स्पर्धा में जब ये रसायन डालो, वो रसायन डालो, ये पेस्टिसाइड डालो, ये डालो, वो डालो, उस दौर में भी आप जैविक कृषि कर रहे हैं, गौ आधारित कृषि कर रहे हैं, और कर ही नहीं रहे, लोगों को सिखा भी रहे हैं और सफल भी हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमने ही किया है ऐसा नहीं है, श्रीलंका ने भी जैविक कृषि पे बड़ा प्रयोग किया है, पर आपको ध्यान में है, उसकी चर्चा लंबी नहीं करूँगा। उसमें थोड़ा समस्या भी हो गई, पर
क्रमशः इसकी वृद्धि हो, ऐसा हम चाहते ही हैं। और उनके परिचय में भी लिखा है, उनका संकल्प है दोनों का कि 2-3% तक हम करें, आगे फिर अगली पीढ़ी इस काम को करे। तो आप अभिनंदन के पात्र हैं। और विषय का चयन भावराव देवरस न्यास ने किया, वो भी अभिनंदन के पात्र हैं कि उन्होंने देश की एक राष्ट्रीय समस्या को इंगित करते हुए ऐसे लोगों का अभिनंदन किया। अपना जो सेवा का कार्य है, संघ ने स्वयंसेवकों को प्रेरणा दी कि वो समाज हित में कुछ ना कुछ काम करे। और आपको अच्छा लगेगा सुनकर, 100 वर्षों बाद अब दिल्ली का एक संस्थान है, इंडियन इंटेलेक्चुअल फोरम करके, 250 लोग हैं उसके अंदर। उन्होंने संघ के स्वयंसेवक संस्थागत और व्यक्तिगत रूप से प्रादेशिक स्तर पर, जिला स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सेवा कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों का लेखा जोखा रखना शुरू किया। जब तक मैं देख पाया 1,68,000 किस्म के वो सेवा संस्थाएं खोज चुके थे काम। वो काम 234 कैटेगरी में हैं, 234 अलग अलग, जैसे बाल संस्कार केंद्र है, जैसे जैविक कृषि है, जैसे आई डोनेशन कैंप है, अथवा दत्तीजी देवदान है। ऐसे अलग अलग किस्म के 234 कार्य 1,68,000 स्थानों पर चल रहे हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, आपका वाला काम उसमें नहीं है। वो मैं ऐड करके आया, मगर जी इसको ऐड कीजिए, ये काम बहुत विस्तृत काम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के कामों को देख रहे हैं। इसमें आप जैसा बड़ा काम भी उसके अंदर अभी एडिशन होना बाकी है। तो प्रादेशिक स्तर पर जिनका काम 2-3 जिलों तक सीमित है, अभी सोचना शुरू किया है, टीम लगाई है, वो जोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक वो अपना अध्ययन प्रस्तुत करेंगे, तब तक 2 लाख से अधिक कार्य पूरे देश भर में चिन्हित हो चुके होंगे। ये कार्य करने का प्रेरणा क्या है हमारा? तो देश हित में हम काम करते ही हैं, पर प्राचीन उद्धरण बहुत सुंदर है इसके विषय पर, वो बड़े अच्छे हैं। हमने सुना है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास जो पृथ्वी पर हम कहते हैं 7 हमेशा रहने वाले हैं, चिरंजीवी हैं। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते जीवना, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो कृपा जी भी इसमें, ये भी व्यास भी एक है। तो व्यास ने क्या किया जो इतने प्रसिद्ध हैं और आज तक हम कहते हैं, उनके उद्धरण मानते हैं? तो हमारे ध्यान में है कि 18 पुराण उनको उन्होंने लिखा। हम जानते हैं महाभारत उन्होंने लिखा, हम जानते हैं महाभारत के अंदर गीता जैसी अविस्मरणीय पुस्तक उन्होंने लिखी, और ये भी जानते हैं कि देश भर में जो श्रीमद् भागवत का पारायण होता है, श्रीमद् भागवत भी उन्होंने ही लिखा। और हम जानते हैं हजारों ग्रंथों की आधारभूत पुस्तक जो है ब्रह्मसूत्र, वो भी उन्होंने ही लिखी। और सबसे बड़ी बात, उस समय तक भारत में वेद सुन सुनकर दूसरे लोग याद करते थे। वेद श्रुति थे, श्रुतन थे, सुनकर याद करने का ज्ञान थे, वेद लिखित में नहीं थे। पहली बार वेदों को वर्गीकृत करना, क्लासिफाई करना, उनको 4 भागों में बांटना, उनकी विधाओं को बांटना और लिखना, ये काम भी लिखवाना गणेश जी ने लिखा वैसे, तो ये काम भी महर्षि वेदव्यास ने किया। और जो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो हमारे ध्यान में है धृतराष्ट्र भी अर्धपुत्र उनके ही थे, पांडु भी उनके ही थे और विदुर भी उनके ही थे। ये हम जानते हैं, वो रसपुत्र थे, ये हम जानते हैं। इतना बड़ा व्यक्तित्व था। तो उन्होंने जब सब किताबें वगैरह सब लिख लिए, उन्होंने लिखने के बाद आयु भी बहुत लंबी जी, अभी तक भी कहते हैं जीवित हैं, तो उनसे सब ज्ञान लेने जाते थे। तो कुछ ऐसे लोग गए जिनको इतना पढ़ना समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपने इतनी सारी किताबें लिखी, इतने लोगों को आपने सिखाया, पर हम अल्पबुद्धि हैं, हम क्या जाने इन सब चीज़ों को, क्या करें जिससे कि हम, बस सीधी बात बता दीजिए, पाप क्या है और पुण्य क्या है। आपने बताया
कि पुण्य के रास्ते पर चलेंगे तो आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, पाप के रास्ते पर चल रहे हैं तो ये अच्छा नहीं। पर क्या है पाप पुण्य? आपने महाभारत लिखा, उस महाभारत में इतनी विचित्रताएं हैं कि पढ़ने के बाद ठगा से महसूस करे आदमी कि क्या लिखा, क्या पुण्य है क्या पाप है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ कृष्ण एक तरफ हैं उनके भाई, सगे भाई दूसरी तरफ हैं। जहां कृष्ण एक तरफ हैं उनकी पत्नियां उनके बेटे अलग हैं। ये क्या झमेला है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब सीधी बात बताओ, जो 2 लाइन में आदमी को समझ में आ जाए पाप पुण्य क्या है। तब महाभारत में बड़ा सुंदर ये 2 लाइन का ही श्लोक आता है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्व परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। बस इतना कह के बच को। तो 18 पुराण लिखने वाले व्यास ने 2 शब्दों में कहा कि परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ये पाप है। बस इतना समझो। और भारतीय परंपरा में इस वाक्य को ना जानने वाले भी हजारों वर्षों से इसके आधार पर अपना जीवन और कार्य कर रहे हैं। यही प्रेरणा है। तो परोपकार करना ये भी एक तरीका है और पर पीड़ा को हरण करना ये भी एक पीड़ा है। इसी में सब सेवा कार्य आ जाता है। जितने भी आप जिन्हें बोलते हैं कि दूसरों के लिए हम सेल्फलेस सर्विस है, उस सब में ये समाहित हो जाता है। तो अपना न्यास भी इसी कार्य में अग्रसर है और हम सब भी इस काम को कर रहे हैं। करने की प्रेरणाएं अलग अलग हो सकती हैं। कई लोगों को वंशानुगत मिलता है कि नहीं करना है। हमारे यहाँ एक शब्द है शुभ लाभ, सुना है सब। तो एक दिन मैंने पूछा अपने बड़े लोगों से, मगर शुभ लाभ क्या है? लाभ भी तो लिख सकते हैं, लाभ हानि जीवन मरण आता ही है, शुभ लाभ क्या है? तो उन्होंने कहा शुभ लाभ का आशय ये है कि लाभ लीजिए परंतु उसका शुभांश रखिए, शुभ कार्य में उसको लगाइए भी। शुभ लाभ इसलिए रखा, उसी में सब कुछ आपका आ जाता है। पर जब आप अपने लाभ के लिए करेंगे वो शुभ नहीं है। फिर लाभ तो है, केवल अपने ही लिए उसको उपयोग करेंगे तो लाभ है, पर वो शुभ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे व्याख्यान भारतीय सभ्यता में प्रचलन में है। तो एक प्रेरणा हमारे परिवारों की लेगेसी की है। प्रेरणा हम किसी के, जैसे आपने बताया हम एक परंपरा से जुड़े हुए हैं, गुरुओं ने दी। बहुत सारी आध्यात्मिक परंपराएं देश में हैं जो सेवा कार्य चलाती हैं, बहुत वर्षों से चलाती हैं बिना कुछ कहे थे। अब आप जाएंगे 4 धाम यात्रा पर, तो 4 धाम यात्रा पर तो आप देहरादून से हेलीकॉप्टर लीजिए, उतरिए, एक दिन में 2 और दूसरे दिन में 2, काम पूरा। पर पहले क्या होता था, बहुत दूर नहीं, 100 साल पहले भी 4 धाम यात्रा पर जाने वाले का सब कुछ पूर्ण कर दिया जाता था कि वो लौट के आ गया तो बहुत अच्छी बात, प्रसाद ले लेंगे, नहीं आया तो ये परंपरा ही थी। तो वहां रहते कैसे थे? तो जब क्षेत्र प्रचारक की रचना हुई तो मैंने वहां लोगों से पूछा कि भाई कैसे करना। उसने कहा अगर आप पर समय है तो आपको दिखाना चाहेंगे हम क्या है। तो हम गंगा जी के आप बाईं ओर जाते हैं ऋषिकेश से, दाईं ओर से रास्ते हैं, पैदल पगडंडियां हैं पूरी 4 धाम तक। तो ज़्यादा तो नहीं गए हम, 40 किलोमीटर गए। तो 10-10 किलोमीटर पर चट्टियां बनी हुई हैं। उन चट्टियों में रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था है। और कितने वर्षों से है? शायद 1500 साल से, शंकराचार्य जी की आगमन के बाद से। किसने की होगी? किसी ने अपना नाम नहीं लिखा वहां कि ये चट्टी किसने बनवाई, और किसी को मालूम नहीं वहां अन्न कहाँ से आता था, और किसी को ये भी मालूम नहीं कि वस्त्र कहाँ से आते थे, उनकी व्यवस्थाएं कैसे होती थी। लोग वर्षों वर्षों से बिना अपना नाम आए दान करते थे और यात्री वहां पर रुककर रात्रि विश्राम कर अगली यात्रा आरंभ करते थे। सोचिए 1100 साल परंपरा चलाई। पूज्य काली कमली वाले बाबा का नाम तो बहुत बाद में आया, 200 वर्ष पहले आया। तो हमारे देश में ये प्रेरणा रही आध्यात्मिक संतों की जिन्होंने इसको बढ़ाया। तो देश में ऐसे सेवा कार्यों की लंबी श्रृंखला है। अभी एक अध्ययन और हो रहा है, जैसी उनसे बातचीत हुई कि
संघ के स्वयंसेवक जो कर रहे हैं वो तो अन्यथा भी खोजिए एक बार जरा, तो वो इतना बड़ा है वॉल्यूम कि भाई उसमें तो बहुत वर्षों लगेंगे, वो तो एकदम नहीं होगा। अनुमान ये है कि मोटा मोटा हिंदुस्तान में CSR तो है ही, पर इसके अलावा भी लगभग मोटा अनुमान, इसको आप जोड़िए मत, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक भारतीय लोग हर वर्ष ये दान में करते हैं। वो धार्मिक दान भी है, वो सेवा कार्यों का दान भी है, और साथ साथ करने की और प्रेरणाएं भी हैं, वो थोड़ा विचित्र हैं। एक, हम संघ के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सारे दुख सुख में जाते हैं, तो एक अच्छे सम्मानित पुरुष की त्रयोदशी संस्कार में गए तो उन्होंने कहा कि एक पंडित जी अंतिम कथन बोल रहे थे, और वो तो उनके 3 पुत्र थे, तो 3 पुत्र आगे बता रहे थे पिताजी के विषय में, ऐसा और बोलिए, ऐसा और बोलिए। तो उन्होंने बताया बड़े अच्छे पुरुष थे, उन्होंने अपने जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत किया, उनकी 3 संतानें हुई, उनके नाम ये हैं, जो लिखा हुआ था उनके पास। फिर वो चुप हो गए, फिर उन्होंने एक ने कहा कि थोड़ा और। जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो मंचा सिंह जो प्रबुद्ध जन थे, वो जो पंडित जी थे, वो थोड़ा खिन्न हो गए। मैं पास बैठा हुआ था, ऐसे चीजें वो यहाँ बोल रहे हैं, तो वो अपनी देसी भाषा में बोले, फिर क्या बोलूँ इसमें, और कुछ है भी, बच्चे पैदा किए, शादी की, ब्याह किया, मर गया, और क्या बोलूँ, बार बार मेरे पीछे पड़ो, बोलो 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 बोलो, बोल लिया बस जितना बोलना था, कुछ हो बोलने लायक जीवन में तो बताओ। अब बात तो उन्होंने शब्द कड़े थे, परंतु वो सीखने वालों के लिए बड़ी सीख थी कि आखिर जीवन में आप छोड़ के क्या जा रहे हैं, जो काम सब कर रहे हैं वही तो छोड़ के जा रहे हैं, इसमें क्या नया है, कर ही रहे हैं, मैंने कह दिया ना, 3 बच्चे, इतने पोते पोतियां हैं, अच्छा जीवन संपन्न किया, बढ़िया था, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं, पर सुख पहुंचाने की किसी को चेष्टा की क्या, अज्ञात भी होगी कुछ, पर ज्ञात तो नहीं है। तो इसलिए जीवन में जब इस अवस्था में जा रहे हों तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साथ हमारे अंत में ये सब भी जाता है, ये पुण्य भी जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ सब संत महात्मा ऋषिगण सब संप्रदाय इस बात को कहते ही हैं। पर दूसरी भी समस्या है हिंदुस्तान में, ये सब बातें हम सुनते हैं, बचपन से ही सुनना शुरू करते हैं, पर इनको क्रियान्वित करने के लिए 50 साल लग जाते हैं। 50, 55, 60 के बाद लगता है कि हमें कुछ धार्मिक कार्य, कुछ सेवा कार्य, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ में भाग लेना चाहिए, और तब तक पता लगता है, जब तक आप करना शुरू करते हैं तब तक। इसीलिए इन सब विषयों को, हमारी परंपराएं हैं, भारतीय परंपरा है, और ये भारतीयों ने पूरे विश्व भर में जीवित रखी है। आप कहीं जाइए, बहुत अच्छी बात यह है, और सब बातें अच्छी बुरी चलती रहेंगी, हिंदुस्तानी पूरे विश्व भर में भारतीय परंपरा को मानने वाले जहाँ जहाँ लोग हैं, वहाँ सबका मन किसी न किसी सेवा कार्य की ओर सहज उन्नत रहता है। अमेरिका में सुना होगा, एक तूफान आया था, कैटरीना क्या बोलते हैं उसको, उस तूफान में कहते हैं सरकार ने बड़ी सहायता की। उस तूफान का बड़ी विडंबना ये थी कि 72 घंटे पहले बता दिया गया था कि जल प्लावन होगा, आंधी आएगी, और ये स्थान छोड़ दीजिए। 30 लाख से अधिक लोग शिफ्ट किए गए, सारे गए। तो ऐसा भी ये दूसरी बात कहते हैं कि जो समर्थ थे वो तो अपने वाहनों में चले गए, जो समर्थ नहीं थे वो छतों पर बैठ गए। और सरकार अपनी कोशिश कर रही थी, सरकार को करना ही था, परंतु किसी और लोगों ने सेव किया ना किया मालूम नहीं, पर भारतीय माताओं ने फास्ट फूड के रूप में जो भारतीय परंपरा के आहार थे, जो खराब नहीं होंगे, और सैंडविचेस वगैरह बनाकर बड़ी मात्रा में दी। और ऐसा कहते हैं कि भारतीय सेवा संस्थाओं को अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस समय स्वागत किया, अभिनंदन किया कि यह स्पिरिट हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो ये दुख सुख सबके जीवन के हैं, उपकार परोपकार सबके जीवन के हिस्से हैं, किसी का भला करना और भला अपना होना ये सबके जीवन के हिस्से हैं। तो भावराव न्यास अपने और सारे काम ये बड़ा अवसर देते हैं। जैसा नेत्र कुंभ का बताया अभी, तो कुंभ में हुआ था, सब संस्थाओं ने किया, आप लोगों में से बहुत लोग गए होंगे। तो 3 दिन में भी गया वहाँ 2-2 घंटे बैठने के लिए।
कुंभ में चूंकि कोई भी आ रहे थे तो बना ही रहे थे चश्मा। पहले आँख चेक करना, चेक करने के बाद तुरंत 2 घंटे 2.5 घंटे अथवा शाम तक देते थे। कई बार अगले दिन भी बोलते थे। तो 2 लाइनें अलग अलग थी, चेकअप कराने वालों की अलग थी, पंडाल अलग था, और जिनको चश्मा वितरण होना है, क्योंकि चश्मा लेंस बनाने की फैक्ट्री वहीं लगा दिया था, वहीं देखने गए हम, बंगलौर के लोग थे, वो बंगलौर की तरफ तो गए। तो जो लोग जानते हमें कुछ ज़्यादा नहीं थे, तो बैठ गए लोगों के साथ। तो जो उनके भावनाएं थी वो कितनी सुंदर, सुनने लायक थी। हालांकि चश्मा बहुत मामूली चीज, परंतु कोई कर रहा है तो तब मालूम चलता है कितना बड़ा काम कर दिया। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनके लिए बड़ी बात थी। ऐसे बहुत सारे संत थे, बहुत सारे महात्मा थे, बहुत सारे फक्कड़ थे, बहुत सारे भिखारी थे, बहुत सारे मांगने वाले, छोटे काम करने वाले लोग थे। तो इसलिए काम का प्रभाव फिर समाज पर अपने अपने ढंग से होता है। तो देश में जितनी बड़ी शक्ति है, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं और बहुत सारे काम लोग करेंगे। बहुत सारे काम छोटे हैं, अभी शैशव अवस्था में हैं, बहुत सारे काम बड़े बनेंगे, जैसा आप कर रहे हैं काम। पर भावराव देवरस न्यास का भी एक प्रयास है और बहुत सुंदर प्रयास है। आपको मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि विश्राम सदनों में जाकर रहकर आइए, तब आपको अंदाजा आएगा। इस कार्यक्रम से अंदाजा नहीं आएगा कि वहाँ पर जाने के बाद कैसी अवस्थाओं में लोग आते हैं। उनको 2 दिन व्यतीत करना है, कहाँ ठहरे, इतना धन नहीं। आयुष्मान से 5 लाख का बीमा तो हो गया, पर शेष राशि 3 दिन बाद डॉक्टर ने ओपीडी के लिए बुलाया है। 2 दिन कहाँ रहें, कहाँ भोजन करें, कहाँ विश्राम करें। घर के 5 सदस्य हैं, पैसे की पेइंग कैपेसिटी इतनी है नहीं, होटल में रह नहीं सकते। तब ध्यान में आएगा आपको। तो बहुत नज़दीक एम्स है, ऋषिकेश एम्स तो थोड़ा दूर भी है, पर बहुत नज़दीक दिल्ली एम्स है। तो 1 आध दिन 2 घंटे 2.5 घंटा बैठकर देखकर जानिए वहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह सहयोग होता है। तब आप अच्छे से इस काम की अहमियत को जान पाएंगे। तो इस सब काम में बहुत सुंदर कार्य है, बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस तरह आपने आज 2 का किया, ये सम्मान क्रमशः और अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत धीरे धीरे बढ़े और अपने संस्थान का कार्य भी ये बढ़े। और अच्छी बात है, हम सब ने और भी सेवा कार्यों में संलग्न संस्थाओं के लोगों को आमंत्रित किया। नारायण सेवा संस्थान, रोटरी क्लब, भाई सब भी जुड़े हुए हैं संस्थाओं से। ये भी करना है, केवल संगठन के द्वारा ही होगा, केवल संसद के द्वारा ही होगा, ये संगठन की संकल्पना नहीं है। सभी के द्वारा समाज का समग्र उत्थान होगा। सबके साथ मिलकर इन कामों को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूर्ण करना। 2-3 परिचय मैं और आपके साथ करा रहा हूँ। हमारे बीच में माननीय सुमित कुमार जी, महानगर प्रचारक हैं, हमारे नोएडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीछे बैठे हैं। एक और परिचय करा रहा हूँ, वैसे तो हम सब लोग जानते होंगे, लेकिन उनका बड़ा बृहत कार्य अभी चल भी रहा, पीछे किया भी है। कृष्णानंद सागर जी, आप जागृति प्रकाशन चलाते हैं। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने इनकी किताब विभाजन पर अभी पिछले वर्ष लोकार्पण की थी, और अभी 1-2 किताबें और लिख रहे हैं। मैं उनका विषय वस्तु आपके सामने शेयर नहीं कर रहा हूँ, जब वो शेयर करेंगे तभी हमारे ध्यान में आएगी। गौरव वासने जी चले गए क्या? कोई बात नहीं। मैं अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित जिस विभूति को कर रहा हूँ, मैं भाई साहब के साथ पास गया। मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की आपको अध्यक्षता करनी है। तो भाई साहब ने वो समय तो मुझे दे दिया, लेकिन मैं दूसरे दिन जब गया कंफर्मेशन के लिए, उन्होंने यार मैं तो 11 बजे फ्लाइट है मेरी, 1 बजे। तो तुरंत उस फ्लाइट को उन्होंने 5 बजे में कन्वर्ट किया और इस कार्यक्रम में आने का पूरा समय रहे कार्यक्रम में, इस तरह की व्यवस्था की। ऐसे अपने आदरणीय महेश गुप्ता जी, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। उनका परिचय मैंने प्रारंभ में दिया ही, आए और अपना अध्यक्ष भाषण। हम लोगों ने इनके प्रतिष्ठित काम के लिए इनको सम्मान किया है। आदरणीय ओमकार जी एंड अमरनाथ जी, मिस्टर सिंगल जी जो आपके
अतिथि के रूप में हैं, आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा न्यास का, जिन्होंने आज मुझे इसकी अध्यक्षता करने का मौका दिया। इस अध्यक्षता के में जितना ज्ञान मुझे आज मिला है उतना था नहीं। ये न्यास क्या क्या बढ़िया कार्यक्रम कर रही है वो जानने का मौका मिला, आदरणीय आलोक जी का मार्गदर्शन सुनने का मौका मिला, और सम्मानित व्यक्तियों ने जो अच्छा काम किया उसको देखने का मौका मिला। जो सम्मान किया गया वो बिल्कुल सम्मान के मुताबिक है। आज हमारे देश की धरती में जो ज़मीन है वो इतनी दूषित हो गई है, इतनी पॉइजनस हो गई है कि हम आज जो धरती उपजाती है उसको खाएंगे तो बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं तो एम्स में जा रहे हैं, एम्स में जा रहे हैं तो ये सेवा न्यास लोगों का सेवा कर रही है उनके लिए। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ, अगर पूरा देश जैविक कृषि में चला जाएगा तो मे भी हम न्यास को कुछ और काम करना पड़ेगा, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। मैं भी उसी सिलसिले पे काम करता हूँ, दूसरी तरीके से करता हूँ। देखिए, हम ह्यूमन बॉडी पंचभूतों से बनी हुई है। पंचभूत में क्या कहा गया? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये बड़ी मुश्किल है, पांचों तत्वों को हमने करीब 150 साल में, उससे पहले की बात नहीं करो, 150 साल में पूरा दूषित कर दिया। आज मैं पानी के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ पानी कितना दूषित हो गया। हम लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गंगा जी को साफ करने के लिए, यमुना जी को साफ करने के लिए। क्या वो साफ हुई? क्या नहीं हो पा रही है। इसका कारण सिर्फ एक है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो है केमिकल्स। जब तक ये केमिकल्स ईजाद नहीं हुए थे जमुना जी साफ हो जाती थी। यहाँ तक बोलता हूँ आपको, भगवान साल में एक बार अभी भी सारी नदियों को साफ कर देते हैं। आप जाइए, बरसात होती है, नदियाँ उफन जाती हैं, कोई केमिकल उसमें नहीं रहता। विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month दैट वाटर इज नॉट इम्प्योर। पानी को हमने खराब किया और करते जा रहे हैं। उसका रीजन ये केमिकल्स है। सबसे बड़ा केमिकल जो हमको दूषित कर रहा है, मैं अपनी नज़र से आपको बता रहा हूँ, वो है साबुन। नहाने का तरीका हमने बदल दिया। पहले हम मिट्टी से नहाते थे, अब हम केमिकल से नहाते हैं। ये केमिकल्स जाते कहाँ हैं? और आप एक थोड़ा सा सोचिएगा, जितने भी केमिकल्स दुनिया में बन रहे हैं उनका बरियल किधर है? वो खत्म नहीं होते हैं। वो इन्हीं चीज़ों को दूषित करते हैं, चाहे धरती को दूषित करें, चाहे वो पानी को दूषित करें। वो उनको उसमें रहेंगे और हमको खराब करते रहेंगे। तो ये मानवता को 2 चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि इन केमिकल्स का क्या करना है, इसके बगैर कैसे हमें जिंदा रहना है, और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ सोचनी पड़ेगी। ये मॉडर्न वे ऑफ लिविंग, जो ये डेवलपमेंट मॉडल है ह्यूमन बींग्स का, कि हम 10% से बढ़ना चाहते हैं, 11% से बढ़ना चाहते हैं। हमारा डेवलपमेंट इकोनॉमी को देखा जाता है, कंजम्पशन को नहीं देखा जाता। हम क्या ये कंजम्पशन कर सकते हैं? हम उस कंजम्पशन को कम कर सकते हैं क्या? क्या ये मानव जाति इतनी चीज़ों का, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इतनी एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो ऑयल से निकले एनर्जी, चाहे वो कोयले से निकले, कितने साल सस्टेन कर पाएंगे हम उसको? क्या हम इतना कंजम्पशन करना हमारे लिए सही है क्या? क्या हमको एयर कंडीशनिंग एटमॉस्फेयर जरूरी है? एयर कंडीशनिंग जरूरी है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से लाएंगे? वो ऑयल से ले आइए या कोयले से ले आइए। चलिए, अभी दूसरे अल्टरनेटिव सोर्सेज आ रहे हैं, अब सन से एनर्जी को हार्नेस करेंगे, वो कम दूषित होगी उसकी। लेकिन जब तक वो पूरी नहीं होती तो ओनली सॉल्यूशन जो मेरे को नज़र आता है, मेरे अपने विचार से, हमको कंजम्पशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम हर चीज़ का कंजम्पशन कंट्रोल करेंगे। पानी है, पानी सबके लिए है। अमेरिका में एक आदमी कहता है मैं 10 बाल्टी पानी से नहा सकता हूँ क्योंकि आई कैन पे फॉर दी वाटर। हमारे देश में हम क्या पानी को पे कर सकते हैं? हमारे यहाँ पानी को कमोडिटी नहीं माना गया है, हम इसका व्यापार नहीं कर सकते, हमारे संविधान में लिखा है। बट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पूरी सोसाइटी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी पे कर सकता है तो कुछ भी खर्च करे उसको, दूसरा आदमी नहीं पे कर सकता तो नहीं खर्च कर पा रहा है। तो कंजम्पशन ओरिएंटेड नेचुरल रिसोर्सेज खाली मैनकाइंड के लिए नहीं, सारी
जीवों के लिए वो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं, उसको बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना, सोचना, हमारे ऋषि मुनि पहले सोचते थे इस बात को, उस हिसाब से सोसाइटी का डेवलपमेंट मॉडल हुआ था। हमको अपना डेवलपमेंट मॉडल इकोनॉमिक आधार पे ना सोच के, मेरा ऐसा मानना है, कंजम्पशन ओरिएंटेड सोचना पड़ेगा। ये नेचुरल रिसोर्स है, ये उस आदमी के लिए उतना हो सकता है, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो हमारा सोसाइटी लॉन्ग लास्टिंग सोसाइटी बनेगी, वो लॉन्ग आधारित बनेगी, ये ऐसा मेरा मानना है। पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ न्यास को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, लोगों को सम्मानित किया जो अच्छे सम्मान के लायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भाई साहब इंजीनियर हैं, लेकिन बैलेंस शीट सबकी बिगड़ी पड़ी है, ये हम सबके ध्यान में आ गया। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लोग हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, हमारा शरीर की बैलेंस शीट बिगड़ी पड़ी है, धरती की बैलेंस शीट बिगड़ी पड़ी है, इसको सुधारने का एक सिद्धांत भाई साहब ने बताया। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मनोज जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। मनोज जी का एक परिचय दूँ। हमारा जो न्यास चलता है, न्यास के एक तरह से आप भामाशाह हैं। जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, डायल राहुल जी मनोज जी कर देते, मनोज जी इतना धन चाहिए, मनोज जी उसका पता नहीं कहाँ से संग्रह करते हैं और हमको दिलवा देते हैं। ऐसे मनोज अग्रवाल जी हैं, ग्रेट वैल्यू ग्रुप के CMD हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। और जब तक मंच पर एक परिचय कर रहा हूँ, गौशाला बहुत बड़ी गौशाला चलाते हैं। विकास अग्रवाल जी अगर आए हों, विकास अग्रवाल जी उसके अध्यक्ष हैं, श्रीजी गौसदन के नाम से 2700 गाय का पालन हम लोग कर रहे हैं यहाँ। तमिलनाडु से आए श्री अमरनाथ जी और केरलम से आए श्री ओमन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी दूर से आप यहाँ पर आए हैं, आपने हमको खेती के बारे में, जैविक खेती के बारे में ज्ञान दिया, हम सब आभार व्यक्त करते हैं। और न्यास आपके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता हमारे प्रिय माननीय सहसर कारवा जी, आलोक जी, इतना अच्छा उनका वक्ता छोड़ा हमने और हम लोगों को बहुत प्रेरित किया। ऐसी प्रेरणा देते रहेंगे हमको और न्यास को समय देते रहेंगे, मैं उनका भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। केन टारो के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर महेश गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि कैसे केमिकल धरती को भी खराब कर रही है और हमको भी खराब कर रही है, और अपने क्षेत्र में वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं पानी को शुद्ध करने का। मैं न्यास की तरफ से उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि समय निकाल कर आए, अपनी टिकट को उन्होंने पोस्टपोन किया। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। आज के कार्यक्रम के स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में श्री हिमांशु सिंगल जी, जो नया युग शुरू होने वाला है AI का, उसके प्रेरणादायक हैं। और भगवान, मेरे को लगता है कि जैसे टेक्नोलॉजी ने जो बिगाड़ा है केमिकल से, वो टेक्नोलॉजी फिर से सही करेगी आने वाले समय में। तो इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो ओम प्रकाश जी भाई साहब तो हमारे खुद अध्यक्ष हैं और संस्था को संभालने वाले हैं, इन्हीं का कार्यक्रम है, परंतु मंच पर इस कारण से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यास के सभी कार्यकर्ता, संजय जी हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि भाई जी हमारे समक्ष हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, इस उम्र में और पूरे समय बैठे रहे, इनका सानिध्य, उनका प्यार, न्यास तो इनकी पहचान से ही है, तो इनका धन्यवाद करने का साहस तो नहीं है, बस इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम लोगों को, ये आशा करता हूँ। और मंच को इतने बढ़िया सुंदर तरीके से महेश जी गुप्ता ने संचालित किया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में न्यास की ओर से इस विद्यालय की प्रबंध समिति और सभी कर्मचारियों का धन्यवाद, और हमारे कार्यक्रम में इतने व्यक्तिगत व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने पर आपने भरपूर सहयोग दिया, विशेषकर विद्यार्थियों का धन्यवाद। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद न्यास की तरफ से, और मंचासीन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी भी आ गए हैं, गौरव वासने जी, इनका भी एक परिचय है। गौरव वासने जी हमारा जो स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू होना है, उस समय बड़ा अग्रणी रूप से लगेंगे। अभी
मंगलमय परिवार न्यास एक भोजनालय चलाता है वृंदावन में। 4000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करते हैं, बिल्कुल जैसे आप अपने परिवार में करते हैं वैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के ऐसे 4000 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने वाले न्यास की सारी व्यवस्था गौरव जी देखते हैं। गौरव भाषण विद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य सोमगिरी गोस्वामी जी हैं, उनका परिचय भी आप सबके सामने हो जाए। यह सारा विद्यालय आपके नेतृत्व में चलता है। बिल्कुल अंतिम राष्ट्रगीत के लिए विद्यालय के बच्चे आपके समक्ष रखेंगे। हम भी खड़े होकर के ना एक बार खड़े होकर के उनका साथ देंगे। मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्सां पुलकितयामिनीं, पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजहि धृत कर करवाले, अबला के नुमाए तो बले, विद्या तुम्हि धर्मा तुम्हि हृदय तुम्हि मर्मा, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हि मां शक्ति, हृदय तुम्हि मां भक्ति, तुमरोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वन्दे मातरम्। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरणी धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां, नमामि कमलाम्, अमलाम् अतुलाम्, सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। भारत माता की जय।